हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी एक्सप्रेस। मैं हूं आदर्श और आज का वीडियो जो है वो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में है। पूरे एंटायर सिलेबस में से 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि कवर करते हैं आपके पीवाईक्यूज, उन चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, और मैं कोशिश करूंगा इन एमसीक्यूज के थ्रू आपको उन चैप्टर का, उन कॉन्सेप्ट का एक ब्रीफली बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दे पाऊं, जिससे आपकी रिवीजन भी हो पाए और यहाँ आप जान पाएंगे कि उन क्वेश्चंस को आपको टैकल कैसे करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। फर्स्ट एमसीक्यू जो है वो है द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी टेक्स इनटू अकाउंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ट्रांजिशनल स्टेज पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पहले हम जानते हैं ट्रांजिशनल स्टेज पॉपुलेशन ग्रोथ है क्या। देखिए, इसके अकॉर्डिंग है कि तीन तरह की कंट्रीज होती है, कंट्री 1, कंट्री 2, कंट्री 3। जो कंट्री 1 होती है वो कैसी होती है, वो अंडर डेवलप होती है। कंट्री 2 जो होती है वो डेवलपिंग होती है, और कंट्री 3 जो होती है वो डेवलप्ड होती है। जो कंट्री 1 अंडर डेवलप होती है उनकी बर्थ रेट भी हाई होती है और उनकी डेथ रेट भी हाई होती है। ठीक है, इसकी वजह से उनका लो पॉपुलेशन एक तरीके से रहता है और स्टेबलाइज पॉपुलेशन नहीं होता। वहीं कंट्री 2 जो डेवलपिंग है उनका बर्थ रेट हाई होता है, डेथ रेट लो होता है। और कंट्री जो 3 है, जो डेवलप हो चुकी है, उनका बर्थ रेट भी लो होता है और डेथ रेट भी लो होता है। अब हम जानते हैं कि कंट्री 2 का जो पहले जानते हैं इनके बर्थ रेट और डेथ रेट क्या शो करते हैं। पहला बर्थ रेट और डेथ रेट जो है, जो ये BR है बर्थ रेट, ये इनका हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक फैमिला है, लोग अवेयर नहीं है फैमिली प्लानिंग के बारे में, लोग में एजुकेशन उतनी नहीं फैली। और डेथ रेट जो है वो भी हाई है। क्यों है? क्योंकि प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, वहां पे सैनिटाइजेशन का प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। उसके बाद हम लोग दूसरे वाले के छोड़ के डायरेक्ट स्किप करते हैं 3, जो डेवलप नेशन है, यहाँ पे बर्थ रेट कम है, डेथ रेट भी कम है। लोग पढ़े लिखे हुए, जागरूक है, फैमिली प्लानिंग जानते हैं। डेथ रेट इसलिए है क्योंकि बहुत हाई एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज है, लोगों की ट्रीटमेंट बहुत इजीली हो जाती है। लेकिन हम जब डेवलपिंग कंट्री की बात में आते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशनल स्टेज। यही जो है वो हमारा ट्रांजिशनल स्टेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है। यहाँ क्या है, बर्थ रेट तो हाई है और डेथ रेट लो है। बर्थ रेट हाई इस वजह की अभी भी सोशियो कल्चरल फेनोमेना है, लोग अभी भी फैमिली प्लानिंग को अच्छे से समझ नहीं पाए हैं, या और जो डेथ रेट है वो लोग चली गई क्या, क्योंकि यहाँ भी मेडिकल एडवांसमेंट आया। विद टाइम यहाँ भी मेडिकल एडवांसमेंट आया और धीरे धीरे जो बीमारी से लोग मर रहे थे अब वो बच जा रहे थे। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखेंगे। अचानक से पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन मोमेंटम, दोनों जो फेनोमेना है यहाँ पे होगी। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन जो है कि ट्रांजिशनल स्टेज के साथ इसमें से कौन सा एसोसिएटेड नहीं है। तो ये जो सेकंड स्टेज जहां पे हम डेवलपिंग नेशन की बात करते हैं, इसको हम लोग ट्रांजिशनल स्टेज कहते हैं, क्योंकि एक अंडर डेवलपिंग नेशन एक डेवलप नेशन की तरफ जाता है तो एक ट्रांजिशन आता है। तो इसमें कौन सा होगा? हाई बर्थ रेट है, ठीक है, हाई डेथ रेट नहीं है, तो ये एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, आंसर आ गया आपका, हाई डेथ रेट जो है वो एसोसिएटेड नहीं है ट्रांजिशनल स्टेट से, क्योंकि यहाँ पे लो डेथ रेट देखा जा सकता है। नेक्स्ट है कि इंडिया का पॉपुलेशन जो है ना, प्रोजेक्टेड है इंक्रीज हो जाएगा 1.2 बिलियन। ठीक है, तो 2050 तक 1.6 बिलियन हो जाएगा। तो इसको ये होता कैसे? तो एक कॉन्सेप्ट है, ये है पॉपुलेशन मोमेंटम। पॉपुलेशन मोमेंटम क्या कहता है? पॉपुलेशन मोमेंटम कहता है कि फर्टिलिटी रेट डिक्रीज भी हो जाएगी, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो बढ़ते जाएगा। क्योंकि इस बीच जो आप देखोगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये जो है ये एक वुमेन की रिप्रोडक्टिव एज जो है 15 to 49, क्योंकि इंडिया रिलेटिवली एक यंग कंट्री है। ठीक है, तो 15 to 49 की एज में काफी सारी महिलाएं होंगी अपनी फर्टिलिटी एज में, तो हो सकता है फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाए, यानी लोग 1 या 2 बच्चे ही करें। ठीक है, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन जो है इंक्रीज होती रहेगी, क्योंकि ये ग्रुप धीरे धीरे ओल्ड बनते जाएगा। तो इस वजह से क्या पता चलता है, ये पॉपुलेशन मोमेंटम की वजह से ही इंडिया की जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है 1.2 से 1.6 होने जा रही है 2050 तक। हमने वैसे भी चाइना को जो है वो हमने उसको पास कर लिया है, अब हम वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बन चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ways help controlling epidemics after 1921। सी एपिडेमिक और पेंडेमिक जो वर्ड है ये अब किसी के लिए अननोन नहीं है। जब से कोविड आया सब जानते हैं पेंडेमिक और एपिडेमिक क्या होता है। तो इनमें से जो है
कौन सा तरीका हेल्प किया 1921 के बाद एपिडेमिक कंट्रोल करने में? इंडिया में पहले बहुत सारे फेमाइन केसेस आते थे, ड्रॉट केसेस आते थे, ठीक है। तो 1921 के बाद क्या क्या अप्लाई किया गया जिसकी वजह से हम लोग फेमाइन को कंट्रोल कर पाए? तो देखते हैं। पहले बेटर मेडिकल फैसिलिटीज हुई, बिल्कुल। प्रोग्राम्स ऑफ मास वैक्सीनेशन, ये भी सही है। सैनिटाइजेशन इंक्रीज हुई, ये भी सही है। तो ABC इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इन एडिक्वेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन कभी भी हेल्प नहीं कर सकता इस चीज को करने में, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन ही अच्छी नहीं होगी, कम्युनिकेशन ही अच्छा नहीं होगा, तो आप उस एरिया तक पहुंचेगे कैसे, आप उस एरिया के बारे में जानोगे कैसे? तो इसका आंसर क्या होगा? ABC ओनली, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लैंग्वेज कपल विद डैश एंड डैश हैव प्रोवाइडेड द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ इथनो नेशनल आइडेंटिटी। इथनो नेशनल आइडेंटिटी कैसे? जैसे इथनो जो होता है और नेशनल, यहां दो वर्ड देख सकते हैं, यानी एक पर्टिकुलर और एक ओवर स्पेस। यानी आप अगर इस सर्कल को मानते हो तो आप इस सर्कल के इस हिस्से का भी मेंबर हो, ठीक है, एट द टाइम, और आप इस बड़े वाले सर्कल का हिस्सा हो, यानी ये नेशन है और ये आपकी इथनो आइडेंटिटी है, ठीक है। तो क्या क्या करता है? तो लैंग्वेज की वजह से आप की एक आइडेंटिटी बनती है कि हाँ, मराठी हो, आप गुजराती हो, ठीक है, आप पूर्वांचल से हो, भोजपुरी बोलते हो, ठीक है। उसके साथ क्या? रीजन, रीजन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद ट्राइबल आइडेंटिटी, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा, क्योंकि इंडिया में आपकी इथनो नेशनल आइडेंटिटी जो होती है लैंग्वेज पे पहले बेस होती है, ठीक है। लैंग्वेज आप क्या मान लीजिए मराठी हो एग्जाम्पल में। दूसरा रीजन, रीजन फॉर एग्जाम्पल काठियावाड़, सौराष्ट्र, उसके बाद आप कह सकते हो दक्कन, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे रीजन्स हैं, ठीक है, कामरूप, तो इंडिया पूर्वांचल, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन्स भी आपकी आइडेंटिटी बनाती है। और नेक्स्ट है ट्राइबल आइडेंटिटी, ठीक है, ट्राइबल आइडेंटिटी। तो ये तीन चीजें मिलके आपका इथनो नेशनल आइडेंटिटी बनाती है, ओके। नेक्स्ट, एस्क्रिप्टिव कल्चरल आइडेंटिटी आर बेस्ड ऑन। दो तरह की कल्चरल आइडेंटिटी होती है, एक होती है एक्सक्रिप्टिव, एक होती है अचीव्ड, ठीक है। ये दो होती है। एस्क्रिप्टिव जो होती है ना, वो आपकी बाय बर्थ डिटरमाइन होती है। जैसे आपने स्टेटस पढ़ा होगा, दो तरह के स्टेटस होते हैं, एक एस्क्राइब स्टेटस होता है, एक अचीव स्टेटस होता है। एस्क्राइब स्टेटस जो होता है ना, वो आपको बाय बर्थ डिटरमाइन, आपका कास्ट, आपका रिलीजन जो भी है, ये क्या है? आपका एस्क्राइब स्टेटस है। इसको पाने के लिए आपने कोई एग्जाम वगैरह भी नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया, आपको बाय बर्थ ही मिला हुआ है, आपकी एक फर्स्ट आइडेंटिटी है। वहीं अचीव स्टेटस जो आपने अपने स्किल, अपनी मेहनत, अपनी मेरिट से हासिल किया है, वो क्या है? आपका अचीव स्टेटस। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ते हो, आप नीट क्लियर करते हो, आप MBBS करते हो, आप एक डॉक्टर बनते हो, ठीक है। तो ये क्या है? आपकी अचीव स्टेटस है। लेकिन वो जो डॉक्टर है उसके पहले आप किसी धर्म, किसी जाति से एसोसिएटेड थे, तो क्या आपकी एस्क्राइब स्टेटस है। तो एस्क्राइब कल्चर आइडेंटिटी जो होती है वो किस पे डिटरमाइन होती है? वो बर्थ पे डिटरमाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सोवियत यूनियन एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज दैट पीपल इट गवर्नड वेर डिफरेंट नेशंस, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ नॉन रेसिडेंट जमाइकन्स एक्सीड दैट रेसिडेंट Jamaicans. Jewish Americans may be citizen of Israel as well as USA. Which of the following given examples signify? आपको पता है पहले सोवियत यूनियन USSR था, जो कि 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया। सोवियत जो यूनियन था ना, वो काफी डाइवर्स एक कंट्री था, ग्रुप ऑफ कंट्री था। आप बहुत सारे लैंग्वेज, बहुत सारे डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया देखते हैं। तो इनका मानना था कि भैया ये सिर्फ किसी लैंड मास पे रूल नहीं कर रहे हैं, ये बहुत सारे नेशंस से रूल कर रहे हैं। इंडिया में भी कई बार कहा जाता है कि इंडिया इज नॉट वन नेशन, इंडिया इज मेड अप ऑफ वेरियस नेशन। हर एक स्टेट की अपनी अपनी एक अलग क्वालिटीज, एक अलग अलग पहचान है। तो इतने सारे, जैसे हम वेस्ट बंगाल की देखें, केरला की, तमिलनाडु की, गुजरात की, महाराष्ट्र की, तो एवरी स्टेट हैज इट्स ओन वे, ठीक है। तो ऐसा माना था कि इंडिया इज नॉट जस्ट अ नेशन, इंडिया इज कल्मिनेशन ऑफ डिफरेंट नेशंस। तो सेम केस देखते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट्स है क्या जस्टिफाई करते हैं कि नेशन जो है ना, उनको हम लोग इजीली हम लोग डिस्क्राइब कर देते हैं कि नेशन ये है, लेकिन उसको डिफाइन नहीं कर पाते, क्योंकि कोई भी जो डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन एकोमोडेट नहीं कर पाता। मानिए एक नेशन होता क्या है। नेशन जानने के लिए पहले हमें कुछ चीजें जाननी पड़े। हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कम्युनिटी क्या होती है, उसके बाद हमने जानना पड़ेगा स्टेट क्या होता है, फिर जानना पड़ेगा नेशन क्या होता है, फिर जानना पड़ेगा नेशन स्टेट क्या होता है, ठीक है।
ये कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी जो है एक स्पेसिफिक एरिया में कुछ लोग होते हैं जो सेम कल्चर फॉलो करते हैं, उनको हम लोग कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफाइड एरिया में उसमें रहने वाले लोग जो सेम कल्चर को फॉलो करते हैं उसको हम लोग कम्युनिटी कहते हैं। जैसे ही नेशन क्या होता है? नेशन इज कल्मिनेशन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। ऐसे ही बहुत सारे कम्युनिटीज को मिला के क्या बनता है? एक नेशन बनता है। स्टेट क्या होता है? स्टेट एक पॉलिटिकल एंटिटी है जहां पे क्या देखेंगे, इसके कुछ क्वालिटीज है। स्टेट में एक जो होगा वो गवर्नमेंट होगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट होगी जो कि अपने सिटीजन पे और उसके लैंडमास पे रूल करेगी। यानी एक डिफाइंड एरिया होगा, उस एरिया में रहने वाले लोग को सिटीजन कहा जाएगा और उनके ऊपर एक रूलिंग अथॉरिटी होगी जिसको हम लोग गवर्नमेंट कहते हैं। तो इन तीनों क्वालिटीज को होने के बाद उसको स्टेट कहते हैं। अब एक कम्युनिटी नेशन से डिफरेंट कैसे है? एक कम्युनिटी जो है स्टेट नहीं हो सकती, वहीं एक नेशन स्टेट हो सकता है, जिस वजह से हम लोग अब न्यू टर्म यूज करते हैं, नेशन स्टेट। ठीक है, कोई भी डेफिनेशन जो है नेशन के लिए परफेक्ट नहीं है। ठीक है, इस वजह से ये क्या है? हार्ड टू डिफाइन। हम लोग इजीली कोई भी नेशन को डिफाइन नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते कि रिलीजन पे स्टेट बन सकते। इंडिया तो सेकुलर है। नेशन मान लीजिए पाकिस्तान का एग्जांपल देते हो, रिलीजन पे बेस्ड है, लेकिन बहुत सारे नेशन है जो सेकुलर है। लैंग्वेज पे नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज देखो तो इंडिया काफी डाइवर्स। अब एक और मान लीजिए जर्मनी में सिर्फ जर्मन ही नहीं रहते, और भी भाषा के लोग रहते हैं, तो ये कहना बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड टू डिफाइन होता है। नेक्स्ट, कल्चरल डाइवर्सिटी कैन प्रेजेंट टफ चैलेंजेस व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर द सेम। देखिए, कल्चरल डाइवर्सिटी है वो तो टफ चैलेंज देगी, क्योंकि मानिए बहुत सारे बर्तन हैं, आपस में टकराएंगे, आवाज निकलेगी, तो बहुत तरह के लोग रहते हैं, तो कोई अपने कल्चर को सुपीरियर बोलेगा, कोई दूसरा अपने को बोलेगा, तो इस बीच लड़ाई होगी, आम सी बात है। तो ये काफी टफ चैलेंज देता है, लेकिन इनमें से कौन सा रीजन नहीं है इसके लिए? तो सेम, इट कैन अराउज इंटेंस पैशन, क्योंकि कल्चर डाइवर्सिटी इंटेंस पैशन, अपने सुपीरियरिटी को दिखा सकता है। फिर इट कैन मोबिलाइज लार्ज नंबर ऑफ पीपल, क्योंकि एक कॉमन आइडेंटिटी है, इस वजह से क्या ये बहुत सारे लोगों को एकजुट कर सकता है। नेक्स्ट, कल्चर आइडेंटिटीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये ही आंसर होगा, क्योंकि ये जो है ये एक रीजन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, स्कॉलर्स हैव शोन दैट इनइक्वालिटीज बिटवीन मेन एंड वुमेन आर रेदर देन। तो स्कॉलर्स ने बताया है कि जो मेन और वुमेन की जो इनइक्वालिटी है ये एक तरह का नेचुरल नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी तो डिफरेंशिएट नहीं करता है ना, कि एक औरत, बायोलॉजी कैसे डिफरेंशिएट कर सकता है कि औरत प्रेसिडेंट नहीं? जैसे यूएसए में आज तक कोई वुमेन प्रेसिडेंट नहीं बनी, तो बायोलॉजी और नेचर ने थोड़ी कहा है कि यूएसए की प्रेसिडेंट जो है वो एक औरत नहीं बन सकती। तो कोई भी नेचर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। फिजिकल डिफरेंसेस है, कुछ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है, बट वो डिफरेंस जो है आपकी सोसाइटी में पोजीशन डिफाइन नहीं करती। ठीक है, वो डिफरेंसेस सोसाइटी में पोजीशन नहीं, क्योंकि अगर एक वुमेन है तो कहीं नेचर ने तो नहीं कहा कि वो सीईओ नहीं बन सकती या मैनेजर नहीं बन सकती, इस पोजीशन पे काम नहीं कर सकती, ड्राइव नहीं कर सकती। कई सारे स्टीरियोटाइप्स रहते हैं कि वुमेन अच्छा ड्राइव नहीं कर सकती, तो ये क्या नेचर ने दिया है? नहीं, दे आर बिल्ड ऑन सोशल एस्पेक्ट। तो क्या है हुआ कि स्कॉलर्स ने दिखाया कि जो इनइक्वालिटी है मैन और वुमेन के बीच, ये सोशल है रेदर देन natural. I hope you get it. Next, a South American proverb says, "It is if the hard labor really a such good thing, the rich would keep it all for themselves." ये क्या डिफाइन करता है? ये दिखाता है presence of social stratification. ये दिखाता है people are divided into different strata, different layers. ठीक है, और जरूरी नहीं कि जो हार्ड वर्क करे, हार्ड लेबर करे, वो हर एक स्ट्राटा को क्लाइम कर सकता है। फॉर एग्जांपल, एक रिक्शा पुलर, उससे ज्यादा कोई मेहनत करता होगा? आई डोंट थिंक सो कोई करता होगा। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है? एक स्ट्रैटिफिकेशन दिखा रहा है कि लोग जो है वो बटे हुए हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, उस तरीके का मेहनत जो एक रिच पीपल का डिफरेंट काइंड ऑफ मेहनत, एक हम कहते हैं ना मेंटल लेबर, एक फिजिकल लेबर। तो लेबर एक्चुअली हम लोग मेंटल से ज्यादा फिजिकल टर्म में यूज करते हैं। तो एक रिक्शा पुलर बहुत ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन क्या वो बहुत अमीर बन पाता है? नहीं। तो ये क्या शो करता है? एक स्ट्रैटिफिकेशन, लोगों का डिवीजन दिखाता है। नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट्स एंड सोशल एसोसिएशन फॉर्म पार्ट ऑफ। तो ये जो आपने पढ़ा होगा, ये फर्स्ट बुक का ही है, पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी का। तो ये जो है ना, बॉर्डियो ने कॉन्सेप्ट दिया था सोशल रिसोर्सेस का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम जो इनइक्वालिटी है वो सोशल रिसोर्सेस के कारण है, किनके पास ज्यादा सोशल रिसोर्स है, किनके पास कम सोशल रिसोर्स है, वो शो करते हैं। तो जब हम इसकी बात करें तो बॉर्डियो ने कहा था इसके 3 टाइप होते हैं। ठीक है,
थ्री टाइप ऑफ सोशल रिसोर्सेज, एक इकोनॉमिक होता है, एक सोशल होता है, एक कल्चरल होता है। इकोनॉमिक में क्या आता है, आपके इनकम आते हैं, आपकी प्रॉपर्टी आती है। सोशल में क्या आता है, आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स आते हैं। और कल्चरल में क्या आता है, आपका एजुकेशन आता है। ठीक है, तो इसमें से नेटवर्क और कॉन्टेक्ट्स किसके हुए, ये हुए आपके सोशल कैपिटल के पार्ट। नेक्स्ट, पैट्रिलिनियल एंड मैट्रिलिनियल फैमिलीज आर क्लासिफाइड विद रिगार्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इनमें से किस पे बेस्ड है, पैट्रिलिनियल और मैट्रिलिनियल। अब हम बात करते हैं तो लीनियल जो वर्ड है वो लीनियज से लिया गया है। तो फैमिली की ना बहुत थोड़ी डिफरेंट, अगर फैमिली को हम देखें, फैमिली को, तो फैमिली कैन बी बेस्ड ऑन थ्री एस्पेक्ट। पहला होता है लीनिएज, दूसरा होता है ऑथोरिटी, और तीसरा क्या होता है, वो हम होता है रेसिडेंस। ओके, लीनिएज में क्या होता है, पैट्रिलिनिएज में जो होता है ना, वो फादर टू सन प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। और मैट्रिलिनियल में क्या होता है, मदर टू डॉटर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। वहीं ऑथोरिटी में क्या सिंपल सा है कि पैट्रियार्की यानी घर में पापा की ज्यादा चलती है, मैट्रियार्की यानी घर में मम्मी की ज्यादा चलती है। सिंपल एज दैट कि किसकी ऑथोरिटी ज्यादा है, किसकी बात सुनी जाती है, किसकी बात में एक तरह की ऑथोरिटी वाली फील आती है कि हाँ ये ऐसा करने, मम्मी के सामने हम लोग फ्रेंडली बात कर पाते हैं, बट जो पापा की बात होती है काफी सीरियस वगैरह टाइप से हम सुनते हैं। ठीक है, रेसिडेंस पे जो बेस्ड होती है पैट्री लोकल, मतलब क्या होता है कि शादी के बाद जब दुल्हन दूल्हे के साथ उसके घर चली जाए, यानी जो ग्रूम है, सॉरी ब्राइड जो है वो ग्रूम के घर चली जाए, जो लड़की है वो लड़के के घर चली जाए, उसको हम लोग पैट्री लोकल कहते हैं। मैट्री लोकल क्या होता है, जब लड़का जो है ना लड़की के घर चला जाए शादी के बाद, जिसको हम लोग बेसिकली मजाक में घर जमाई कहते हैं। ठीक है, तो वो वाला सिस्टम है मैट्री लोकल। बहुत सारे सोसाइटीज हैं जहाँ पे ये प्रैक्टिस की जाती है। तो इनमें से जो है ये जो मैंने अभी बताया, आपको एक्सप्लेन किया, तो आपको पता चल गया होगा कि लीनियल जो है ये किस पे दिखा रहा है, ये दिखा रहा है इनहेरिटेंस पे, लीनिएज पे दिखा रहा है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर पे दिखा रहा है। ठीक है, कास्ट सिस्टम इम्पोज रूल्स। ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन दिस कॉन्सेप्ट। तो कास्ट जो है वो कुछ रूल्स के साथ आता है। ठीक है, उसके कुछ फीचर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैरिज, ठीक है, बाय बर्थ डिटरमाइन होती है। ठीक है, कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं कास्ट के, जैसे इंडोगैमी होगी, फूड शेयरिंग रूल्स होती हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है, हमें ये दिखना है। ठीक है, पहला हुआ है कास्ट ग्रुप्स आर इंडोगेमस, ये सही है। इंडोगेमी मतलब क्या होता है, मैरिज विद इन कास्ट, यानी आप सिर्फ अपने ही कास्ट में शादी कर सकते हो। कास्ट इज हायरार्किकल सिस्टम, ये भी सही है, क्योंकि एक हायरार्की, हर एक कास्ट, एक मान लीजिए एक सीढ़ी है, तो सीढ़ी जैसे कोई बहुत ऊपर है, कोई नीचे है, कोई मिडिल में है, ऐसे कास्ट सिस्टम प्लेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो ऑक्यूपेशनल चॉइस आर ओपन, नहीं, बिल्कुल नहीं, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, और नेक्स्ट देख सकते, देयर आर रिस्ट्रिक्शन ऑन फूड शेयरिंग, बिल्कुल सही, आप किसके साथ बैठ के खा सकते हो, किसके साथ नहीं खा सकते, किस तरह का खाना खा सकते हो, ये सारे रूल्स हैं। यानी इसका आंसर क्या हो, ऑक्यूपेशनल चॉइसेस ओपन नहीं, क्योंकि बहुत सारे कास्ट जो होते हैं ऑक्यूपेशन बेस्ड होते हैं, जैसे सुनार, लोहार। ठीक है, तो ये सारे जो कास्ट है, पॉटर की कास्ट हुई, कुम्हार, तो ये कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन है। ठीक है, पहले जितने भी इवन वर्णास की बात करें और कास्ट की, क्योंकि हमने डिटेल में समझा हुआ है कि क्या डिफरेंस है वर्ण और जाति में, तो वर्ण भी जो थे वो ऑक्यूपेशन पे ही थे। मतलब वो प्रीस्ट का, ब्राह्मण का क्या काम है, पढ़ाना। ठीक है, उसको रिलीजियस नॉलेज देना। क्षत्रिय का क्या काम है, किंगडम को प्रोटेक्ट करना, वॉरियर का काम। वैश्य का क्या काम है, मर्चेंट वाला काम, बिजनेस देखना। शूद्र का क्या, वो एक तरह का हेल्पिंग हैंड या सर्विस कास्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर खासी ट्राइब। खासी ट्राइब के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो खासी मैट्रिलिटी जनरेट्स इंटेंस रोल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फॉर मेन, बिल्कुल सही है। एक्चुअली खासी कम्युनिटी में होता क्या है कि ये मैट्रिलिटी यानी मदर टू डॉटर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सी बात है। तो ये होता क्या है कि मान लीजिए पेरेंट्स है, पेरेंट्स का जो बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, तो मदर टू डॉटर बेटी को प्रॉपर्टी मिल गई, तो जो बेटा है यानी उसका भाई जो है वो देखता है कि प्रॉपर्टी सही से ट्रांसफर होने की, नाम के लिए तो ट्रांसफर मदर टू डॉटर है, लेकिन जो अथॉरिटी है उसके भाई के पास ही होती है। यानी इस डॉटर को मिला है लेकिन इसकी अथॉरिटी इसके मामा के पास होगी।
इस प्रॉपर्टी की ट्रांसफर इसके मामा के पास होगी और ये मामा फिर इसके भाई को वो अथॉरिटी ट्रांसफर कर देगा। यानी भाई बहन समझ ली तो बहन के पास प्रॉपर्टी है ये, लेकिन उसका जो अथॉरिटी है वो भाई के पास रहेगा। ये थोड़ा सा सिस्टम है वहां पे, ठीक है। देखिए जैसे बता दिया, वुमेन जो है ना सिर्फ एक टोकन अथॉरिटी को दिखाती है। मेन आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड देन वुमेन, ये आपका आंसर मिल गया। मेन नहीं, वुमेन ज्यादा एडवर्सली अफेक्टेड होती हैं। नेक्स्ट असर्शन रीजनिंग क्या है? Sensation usually accompanies or follows a rise in the economic status of the caste, attempting it. Reason: adopting the rituals, domestic, social, practical, and caste higher status of status rises the social status of members of middle or lower caste. ये दोनों स्टेटमेंट सही है और जो assertion है उसके लिए रीजन भी सही है। तो यानी बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. इसके पहले मैं बता दें संस्कृताइजेशन प्रोसेस क्या है, ठीक है। संस्कृताइजेशन क्या होता है? ये प्रोसेस है जहां पे लोअर और मिडिल कास्ट जो है ना अपर कास्ट का कॉपी करते हैं, ठीक है। उनके रिचुअल्स, उनके कल्चर, उनके खाने पीने का तरीका, रहने का तरीका, ये कॉपी करते हैं ताकि उनकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट ज्यादा बढ़े, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट होता है डिसंस्कृताइजेशन। इसमें होता क्या है कि जो अपर कास्ट होते हैं, जो कि पॉपुलेशन में अगर उस एरिया में है जहाँ पे लोअर कास्ट और मिडिल कास्ट ज्यादा है, तो अपर कास्ट कॉपी करते हैं लोअर कास्ट की ताकि वो स्पेस में वो टिके रहे, बने रहे, तो उसको हम डिसंस्कृताइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट सिस्टम कैन बी अंडरस्टूड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स ऑफ प्रिंसिपल। दो सेट्स ऑफ प्रिंसिपल पे काम करता है कास्ट सिस्टम, और ये है होलिज्म एंड हायरार्की एंड डिफरेंस एंड सेपरेशन। ये क्या सिस्टम है? होलिज्म एंड हायरार्की। होलिज्म कहता है कि एक सोसाइटी है जो कि हायरार्की पे बेस्ड है, और डिफरेंस और सेपरेशन क्या कहता है कि हर एक कास्ट को अलग अलग रहना चाहिए, उनको मिक्स नहीं होने चाहिए। तो कुछ सर्टेन रूल्स बनाए जाते हैं जिसकी वजह से कास्ट अलग रहता है, जैसे फूड शेयरिंग रूल्स, मैरिज बेस्ड रूल्स, ठीक है। तो इन्हीं दो प्रिंसिपल, इन्हीं दो आइडियोलॉजी पे कास्ट सिस्टम बेस्ड है। व्हिच ऑफ द subsequent aren't changes brought by colonialism to the caste? तो इसका आंसर जो होगा यूनाइटिंग कास्ट टू ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, इन्होंने ये काम नहीं किया था। बाकी काम इन्होंने किया था क्योंकि इन्होंने SC/ST गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इन्होंने ही लाया था। उनको इसमें लिस्ट करने के लिए रैंड रेवेन्यू जो था वो जमींदारी सिस्टम जो अपर कास्ट को कस्टडी दी थी उन्हीं को मिली थी, ठीक है। और नंबरिंग और रिकॉर्डिंग किया इन्होंने कास्ट में। सेंसस में 1901 में फर्स्ट कास्ट बेस्ड सेंसर हुई हर्बर्ट रिस्ले के अंदर। तो ये सारे तीनों काम इन्होंने किए थे, बट जो यूनाइट करना कास्ट का ये इन्होंने नहीं किया था। इन्होंने डिवाइड और रूल पॉलिसी से रूल किया था इंडिया पे। अ मार्केट दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ रेगुलेशन वेदर बाय स्टेट और अदरवाइज इज नोन एज लेजी फेरी। ये कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया था? ये कॉन्सेप्ट जो दिया था वो एडम स्मिथ ने दिया था। एडम स्मिथ अपने बुक नेशन एंड वेल्थ ऑफ नेशन में लिखते हैं कि मार्केट जो है वो कैसे रन करता है। सारे इंडिविजुअल जो है वो रेशनल थिंकर है, वो अपने फायदे की चीजें करते हैं। हर एक इंसान अपना फायदा देखता है, और हर एक इंसान अगर अपना फायदा देखे तो अल्टीमेट जो फायदा है वो सोसाइटी का होगा, ठीक है। तो इनका ये मानना था, और इसकी वजह से गवर्नमेंट को इस बीच इंटरफेयर नहीं करना चाहिए ताकि सोसाइटी फ्रीली रन करे और जो हो सबके डिजायर जो भी है वो पूरे हों, ठीक है। तो इनका मानना था अगर ऐसे सोसाइटी रहेगी तो सोसाइटी का बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज वाज गिवन बाय कार्ल मार्क्स? कार्ल मार्क्स ने कौन सी थ्योरी दी थी? इन्होंने सोशलिस्ट थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या किया था? क्रिटिसाइज किया था किसको? कैपिटलिज्म को। इनके अकॉर्डिंग कैपिटलिज्म जो था वो हमारे लेबर क्लास का खून चूस रहा था, ठीक है। कैपिटलिज्म का इन्होंने क्रिटिक किया था। इन्होंने डैश कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था, काफी फेमस बुक विद फ्रेडरिक एंगल्स। The unseen forces at work that converts what is good for individual into what is good for society is term coined by कौन? एडम स्मिथ। इसका आंसर होगा द इनविजिबल हैंड। ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी एक्सप्लेन किया लेजी फेयर में कि एक इनविजिबल हैंड है, लेजी फेयर है। अगर आप कुछ को हाथ नहीं लगाते हो, टोकते नहीं हो, तो सोसाइटी बहुत अच्छी चलती है कि हर कोई इंसान अपना फायदा देखेगा और अल्टीमेटली एक एक इंसान का फायदा होता जाए तो होल सोसाइटी का फायदा हो जाएगा। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इनके। Dash was among the first point that goods that people buy and use closely related to their status and society term. Okay. तो ये एक्सप्लेन करता हूँ, मैक्स वेबर का था, ठीक है। मैक्स वेबर ने ये जो चैप्टर है मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन जो बुक 1 में है, जो बोर्ड के सिलेबस में नहीं था बट आपको CUT में पढ़ना है ये, तो ये क्या कहा मैक्स वेबर में कि आप जिस तरह का गुड्स कंज्यूम करते हो आपका सोशल स्टेटस बताता है वो,
ठीक है, कैसे मान लिया आप BMW चला रहे हो तो आपका सोशल स्टेटस कुछ और है, अगर आप वैगनार चला रहे हो तो आपका सोशल स्टेटस अलग है। आप फोन में ही देख लो, अगर आप आईफोन यूज कर रहे हो तो आपका सोशल स्टेटस अलग है, एंड्रॉइड यूज कर रहे हो तो अलग है। तो बहुत सारे जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं इसको अकॉर्डिंग जो सोसाइटी हमारे सोशल स्टेटस हम पे टैग लगा देती है। ये कॉन्सेप्ट जो था ना वो मैक्स वेबर ने दिया था। चूज द स्टेटमेंट दैट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल मूवमेंट। पहले जानते हैं सोशल मूवमेंट क्या होता है। सोशल मूवमेंट में कलेक्टिव एक्शन होती है, एक आइडियोलॉजी होती है, लीडरशिप होती है, ठीक है। तो देखिए, पहला है सस्टेन कलेक्टिव एक्शन होता है। डिस्टिंक्ट मोड ऑफ प्रोटेस्ट इसमें होता है, इसमें आप कैंडल मार्च कर सकते हो, आप गाना गा के फिर आप रोड जाम कर सकते हो, हिंसा का पालन कर सकते हैं। एम टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन सोसाइटी, यही एम होता है। तो आंसर क्या होगा? ए। वैलिड ऑब्जेक्ट और आइडियोलॉजी नहीं होता, शेयर्ड ऑब्जेक्टिव एंड आइडियोलॉजी होती है। वैलिड होगी तो भाई लोग साथ क्यों आएंगे, सबकी अलग अलग आइडियोलॉजी ऑब्जेक्टिव होगी, तो शेयर्ड होगी, सबकी सेम होगी, तभी वो सोशल मूवमेंट बनेगा। The theory that emphasize the role of psychological factor such as resentment, ठीक है, रेज। तो ये किसका है? थ्योरी ऑफ रिलेटिव डेप्रीवेशन। ये क्या कहता है? जब इंसान खुद को काफी कमजोर महसूस करता है कि नहीं हम उनसे अलग है, हमारे साथ बुरा किया गया है, तो उनमें गुस्सा, प्रतिशोध की भावना आती है, तो वो क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ रिलेटिव डेप्रीवेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिसोर्स मोबिलिटी थ्योरी। जो है ये क्या कहता है कि सोशल मूवमेंट तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब वो रिसोर्स को अच्छे से मोबिलाइज करे, उसके पास रिसोर्सेज हो, सब कोई को हम इकट्ठा कर पाएंगे जब हमारे पास रिसोर्सेज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द हिस्टोरियन दैट शोड दैट क्राउड एंड मॉब वर नॉट मेड अप ऑफ एनार्किक होलिगन्स टू डिस्ट्रॉय सोसाइटी। ये जो था ना, ये ईपी थॉमसन ने दिया था। इनका मानना था कि जो क्राउड इकट्ठा आते हैं लोग प्रोटेस्ट करने के लिए कुछ, तो वो कोई मॉब वगैरह नहीं कि किसको मारने के लिए आ गए हैं, या फिर वो एनार्किस्ट हैं कि आएंगे सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सब कुछ, ऐसा नहीं है। क्राउड आती है सब एक साथ क्योंकि वो फील करते हैं, खुद को पीछा मानते हैं, खुद के साथ अत्याचार किया हुआ मानते हैं, तभी वो साथ आते हैं। तो ईपी थॉमसन ने ये थ्योरी दी थी। पीपल इन इजवाहा कम्युनिटी इन केरला वेर लेड बाय अ सोशल रिफॉर्मर टू चेंज देयर सोशल प्रैक्टिसेस। इनका नाम क्या था? इनका नाम था नारायण गुरु। और इस तरह का जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है इसको हम लोग रिडेम्पटिव सोशल मूवमेंट कहते हैं। तीन के तरह के सोशल मूवमेंट, एक रिडम्पटिव होता है, एक रिफॉर्मिस्ट होता है, और एक क्या होता है? रिवोल्यूशनरी। रिडम्पटिव जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, किस चीज को ट्रांसफॉर्म करना, जो चीज पहले से एग्जिस्टिंग थी उसको ट्रांसफॉर्म करके एक नया चीज बनाना। फॉर एग्जाम्पल सिद्धार्थ गौतम, ठीक है, तो उसके बाद उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो गौतम बुद्ध बन जाते हैं। तो ये क्या है? रिडम्पटिव, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन है। वही रिफॉर्मिस्ट क्या होता है? कुछ नया लाना जिससे समाज का भला हो। जैसे आरटीआई तो हमारा भला हुआ, हम अब कोई भी इंफॉर्मेशन से कर सकते हैं। और रिवोल्यूशनरी क्या हुआ? वायलेंस का यूज करके पावर को हाथ में लाना, वो रिवोल्यूशनरी हो गया। तो आपने रिवोल्यूशन में पढ़ा होगा, रशियन रिवोल्यूशन पढ़ा है, फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट दैट क्लियरली सॉ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर रिलेशन एज अ सेंट्रल गोल। तो दो तरह के और पढ़ेंगे आप सोशल मूवमेंट, एक ओल्ड और एक न्यू। ओल्ड सोशल मूवमेंट जो थे उनमें पावर और पॉलिटिकल पार्टी जो थे उसके हार्डकोर मेंबर थे। वही न्यू सोशल मूवमेंट में जो थे ना वो डिफरेंट टॉपिक्स, इकोलॉजी से रिलेटेड, वुमेन राइट्स को लेके, इन सारे टॉपिक्स पे बात हुई। इसमें गवर्नमेंट पार्टी कम और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ वगैरह ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? जहां पे पावर रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट, तो वो ओल्ड सोशल मूवमेंट था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन नहीं है? सीधा दिख रहा है, जूम नहीं है, क्योंकि फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, बट जूम नहीं है, ठीक है। नाउ मैकडोनाल्ड सर्व करेगा बटर चिकन बर्गर, ठीक है। तो ये क्या एग्जांपल है? तो ये एग्जांपल है ग्लोकलाइजेशन का। जब ग्लोबल प्लस लोकल मिल जाएंगे तो वो क्या बनाएगा? ग्लोकलाइजेशन। क्या बनेगा? ग्लोकलाइजेशन। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कह रहे हैं ग्लोकलाइजेशन, ठीक है। आप देखोगे केएफसी में बिरयानी मिलती है, क्या ग्लोकलाइजेशन है। वो तो रियल बिरयानी टाइप नहीं है, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करके बस खाते हैं, ठीक है। वैसे ही बटर चिकन बर्गर क्या ही होगा, ठीक है, बट ये ग्लोकलाइजेशन कर रहा है। जैसे मैकडोनल्ड्स में देखेंगे इनके बीफ प्रोडक्ट्स काफी फेमस है वर्ल्ड वाइड, लेकिन इंडिया में सिर्फ ये वेजिटेरियन और चिकन प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो वो सोसाइटी की एस्पेक्ट को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। Let's move to next question. Yeah, explain the process of work in बीड़ी इंडस्ट्री। ये भी आपने पढ़ा है चैप्टर,
ठीक है। तो इसके आंसर जो होगी वो आपको इसमें देखना है सीक्वेंस की कोई बेरी इंडस्ट्री कैसे काम करती है ये, ठीक है। तो लेट्स सी। वैसे मैं पहले बता दूं इसकी टेक्निक करने की, पहले आप ऑप्शन देख लो, ठीक है। उसके बाद आप स्टेटमेंट देख लो, इसमें से लास्ट वाला स्टेटमेंट कौन सा, मतलब लास्ट प्रोसेस, एंड प्रोसेस कब होगा, जब पैक्ड बेरी जो नहीं है वो सोल्ड हो जाएंगी डिस्ट्रीब्यूटेड 5 शॉप, यानी पैकिंग हो गई, अब डिस्ट्रीब्यूट हो गई, अब कस्टमर तक पहुंच गई, तो बी वाला जो है वो लास्ट स्टेप होगा। तो जाहिर सी आंसर है इसमें ऑप्शन में लास्ट कौन सा है, बी। तो बी का ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अब मिला के देख लेते हैं, पहले क्या होगा, पहले आप देखो तो इसका प्रोसेस देखिए, पहले क्या होता था कि लोग जाते हैं, ठीक है, प्लग करते हैं, प्लग करके क्या करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करता है, ऑक्शन करता है, ऑक्शन कंपनी वाले कर लेते हैं, ले लेते हैं, वो कंपनी वाले क्या कॉन्ट्रैक्टर्स को दे देते हैं। अब वो कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स वो बीड़ी लेते हैं, टोबैको लेते हैं, और वो दे देते हैं औरतों को, बच्चों को, ठीक है, जो होम बेस्ड इंडस्ट्री है, फिर औरतें उसको बनाती है, रोल करती हैं, रोस्ट करती हैं, फिर दे देती हैं, फिर वो फैक्ट्री में जानती है, ठीक है। फैक्ट्री में जाने के बाद उस पर लेबल लगाया जाता है, उसको पैक किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। बीडी इंडस्ट्री ऐसे काम करती है। नेक्स्ट, क्लार्क केर ने एक दिया था एक थीसिस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कन्वर्जन थीसिस कहते हैं। इनके अकॉर्डिंग ये था कि धीरे धीरे हम लोग वेस्ट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी पूरी दुनिया जो वेस्ट का स्टेप फॉलो करी। यहाँ वेस्ट का मतलब क्या है, वेस्ट का मतलब है इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी हम लोग सीधा वेस्ट के स्टेप्स पे फॉलो कर रहे हैं। मानिए अभी 21st जो अभी 21st सेंचुरी इंडिया है, या 21st सेंचुरी जो भी नेशन है, वो किसको फॉलो कर रही है, हम लोग वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं। इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है, ये क्या है, वेस्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एन अमेरिकन नेम फेडरिक विल्सन टेलर इन्वेंटेड अ न्यू सिस्टम ऑफ 9, ये इन्होंने एक सिस्टम निकाला, इसको हम लोग स्मॉलेस्ट पार्ट में, वैसे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ सीधा इस थ्योरी को। तो इनके टेलरिज्म और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग क्या थी, इनके अकॉर्डिंग ये था कि कोई भी फैक्ट्री है, वो मान लीजिए कन्वेयर है बेल्ट, ठीक है। अब लोगों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांध दो, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में लोगों को बांट देना है, हर एक इंसान एक एक काम करेगा। मानिए कि एक एग्जांपल देता हूं मैं, हाँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ डॉल। तो डॉल का एग्जांपल लेते हैं, तो एक वर्कर सिर्फ उसके हेयर लगाएगा, एक वर्कर जो है उसको शू पहनाएगा, तो ऐसे एक एक काम दो, और उनको स्टॉप वॉच से देखो कि उनका टाइम इतने देर में हो जाना चाहिए। और ये को कंट्रोल कर सकता है मैं इस कन्वेयर बेल्ट के स्पीड से, कन्वेयर बेल्ट का स्पीड जितना तेज होगा उनको उतनी तेजी से काम करना पड़ेगा। तो ये सिस्टम था, इसको हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कहते हैं। इस सिस्टम को, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट विथ एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इसका भी बहुत इजी सा तरीका है, आप सीधा ऑप्शन देख लो, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे एलिनेशन है डी, मान लीजिए आप में से, आपको इसमें से सिर्फ एक या दो आते हैं, तो पहले मान लीजिए मुझे एलिनेशन का पता है क्या होता है। एलिनेशन क्या है, ये होता है वर्कर्स डू नॉट एंजॉय देयर वर्क, और वो सिर्फ सर्वाइव करने के लिए। तो डी का क्या है, 3, इसमें देख लीजिए डी का 3 कहाँ है, ए, तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यही मिल रहा है, बाकी कहीं है नहीं, आप इसे मैच कर सकते हैं। फिर डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है डिफरेंट पीपल डूइंग डिफरेंट वर्क्स। उसके बाद ह्यूमन रिलेशन अप्रोच क्या होता है ये होता है इंपॉर्टेंस ऑफ इनफॉर्मेलिटी इन वर्क, ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, वेज ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट बाय ऑर्गेनाइजिंग वर्क। सब काफी सिंपल है, इसमें इतना वक्त देने का आपको एग्जाम के टाइम भी जरूरत नहीं होगा, सिर्फ आप एक दो देख लीजिए, जिनका मैच करे आप टिक कर लीजिए, एक एक चीज को मिलाने की जरूरत नहीं होगी एग्जाम के टाइम। तो कुछ ऐसे टेक्निक्स आप फॉलो कर सकते हैं जिसके चलते आप जल्दी उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि टाइम लिमिट रहती है। Now, put the following events of change in rural society in correct sequence. सेम चीज फॉलो करना है, यहाँ भी ऑप्शन पढ़ना है और इसे देखना है। आप देखिए यहाँ पे लास्ट क्या हो सकता है कि इंडियन फार्मर्स को एक्सपोज किया गया था कंपटीशन में, ये 1991 की बात है, ऑब्वियसली यही लास्ट हो सकता है। इसमें लास्ट कौन सा है, ये वाला ऑप्शन देखिए बी लास्ट में। अब इसको मैनेज कर लीजिए कि पहले क्या हुआ होगा, सी यहाँ पे लिखा है जमींदार को मोर कंट्रोल दिया था, क्या ब्रिटिश टाइम का बात किया था, बिफोर इंडिपेंडेंस का है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डी, डी क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट लैंड रिफॉर्म्स एबोलिशिंग जमींदारी सिस्टम वाज पास, ठीक है। तो ये इसमें क्या कह रहे हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस आते ही क्या हुआ, लैंड रिफॉर्म्स पास हुए। उसके अलावा क्या है,
ए क्या कह रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इनिशिएटेड बाय ड्राई एंड ये की सेकंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन था, यानी लेटेस्ट जो क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 1970s में हुए थे, तो लास्ट कौन सा है, बी वाला, क्योंकि लेटेस्ट यही है। तो आप आराम से एक ऑप्शन देखो, इधर मैच करो, कर लो, तो ऐसे आप जल्दी कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ फार्मर सुसाइड, इनमें से कौन सा कॉज है फार्मर सुसाइड का, ठीक है। तो चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, लिबरलाइजेशन पॉलिसी, डेब्ट बर्डन, चेंज इन ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो डेब्ट बर्डन ऑब्वियसली होगा ही, तो आप देख लो सी पहले कहाँ पे है, ठीक है। एक यहाँ पे है सी, एक यहाँ पे है सी, और एक यहाँ पे है सी, यानी ये जो सी वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। इसके अलावा क्या हो सकता है, लिबरलाइजेशन पॉलिसी, बी भी देख लो कहाँ पे है, ये रहा बी, ये रहा बी, ठीक है। अभी इन दोनों ऑप्शन में से होगा, राइट। आप देख लो चेंज इन ऑक्यूपेशन, ठीक है, और ये क्या है, चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, कौन सा आंसर होगा, चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी से मोनो की तरफ चले गए, या मोनो से मल्टी की तरफ ऐसा शिफ्ट होते रहा, ठीक है। तो हुआ यूं कि अब कैश क्रॉप्स पे ज्यादा फोकस होने लगा, अब वो कैश क्रॉप्स बाजार में जाएंगे, बिक जाएंगे तो फायदा है, लेकिन बारिश नहीं, पानी नहीं, तो कैश क्रॉप्स जो है खराब हो गए। अब ना आपने गेहूं चावल कुछ नहीं उगाया, ये भी प्रॉब्लम, आप खुद को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, कैश क्रॉप पे आप डिपेंड थे, वो मौसम खराब हुआ, और आपने ऑलरेडी इतने इन्वेस्टमेंट की थी, अब डेब्ट बर्डन में, क्योंकि इनकी सीड, फर्टिलाइजर्स, बहुत सारे खर्चे हैं। तो दिस आर द रीजंस ऑफ फार्मर सुसाइड। Now, Jan Berman in his study of laboring migration in rural area used the term फूट लूज लेबर, इन्होंने फूट लूज लेबर का इस्तेमाल किया था। फूट लूज लेबर मतलब ये भी नहीं कि आराम आराम से परिंदे उड़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं। फूट लूज लेबर इनका कहने का मतलब है कि हाँ, अब ये एक ही काम में स्ट्रक किया, जो जमींदार बड़ा सिस्टम जो था कि आपको इसी के अंदर काम करना है, आप गांव में ही सीमित हो, नहीं। फुट लूज यानी अब इनके पास अलग अलग ऑप्शंस थे, अब इनको कॉन्ट्रैक्ट लेबर के पीछे, मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर ने जॉब दिलवाई, तो जरूरी नहीं उसकी उसी की जागीर करते रहो, आप चेंज कर सकते हो अपना कॉन्ट्रैक्टर, दूसरे के साथ काम कर सकते हो। तो इन्होंने क्या किया है, लेबर्स को अब ज्यादा ऑप्शन मिलने लगे, तो इन्होंने फुट लूज माइग्रेंट लेबर्स के लिए यूज किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर। एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सीधा एक ही मतलब होता है, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आप सीधा देख सकते हो, ए वाला ऑप्शन होगा, रेफर्स टू स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग। नाउ नेक्स्ट, in traditional India, caste system operated within a religious framework. Belief system of purity and pollution were central to practice. Today, it is often function as political pressure groups. This change in function of caste is called secularization of caste, कहते हैं हम इसे, क्योंकि कास्ट पहले एस्पेक्ट में रिलीजियस काफी रिलीजियस एक्सपेक्ट था, लेकिन कास्ट में अब पॉलिटिक्स आ गई, तो क्या हुआ, कास्ट को सेकुलराइज किया गया, कास्ट एक सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटी बन गई, जिसकी वजह से सेकुलराइजेशन, यानी कास्ट में रिलीजन की इंपॉर्टेंस कम हो गई, कास्ट खुद में एक इंडिपेंडेंट खुद में एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन गई। तो इसको हम कहते हैं सेकुलराइजेशन ऑफ कास्ट, जो कि आपके सेकंड बुक के कल्चरल चेंज वाले चैप्टर में। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेटर ऑफ सेकुलराइजेशन। सेकुलराइजेशन इंडिकेटर कौन सा नहीं है, भी उसी चैप्टर से है, ठीक है। इसका आंसर होगा इमर्जेंस ऑफ साइंस एंड रैशनैलिटी। पहले देख के आपको लगा नहीं भाई यही भी तो आंसर हो सकता है डिक्लाइन ही हो, लेकिन ऐसा नहीं। सेकुलराइजेशन का इंडिकेटर ये होता है कि आप रिलीजन को अपने डेली लाइफ एस्पेक्ट में कैसे देखते हो, रिलीजन का कितना रोल आपके डे टू डे लाइफ में अब दिखता है या खत्म हो गया। तो ये जो बाकी चीजें हैं ये तो दिखाती हैं रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की, अगर आपकी लाइफ में कम हो गई ये इंडिकेटर है, डिक्लाइन हो गया चर्च जाना ये इंडिकेटर है। इनमें से इमर्जेंस ऑफ साइंस एंड रैशनैलिटी ये इंडिकेटर नहीं, ये क्या है, ये एक तरह का कॉन्सिक्वेंस है कि ये सेकुलराइजेशन हुआ, यानी इसका इमर्जेंस हो गया साइंस का, लेकिन इंडिकेटर तो ये तीन है। Cities like Kolkata and Chennai were given important during colonial rule, क्योंकि इन ये रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होते थे, मैन्युफैक्चर गुड्स वर cheaply imported. Majority population in these cities work in factories and offices, had not cheap labor. Due to huge population, these cities were favored. नहीं, इसका आंसर होगा बी, क्योंकि रॉ मटेरियल्स यहाँ पे क्या होते थे, एक्सपोर्ट होते थे, मैन्युफैक्चर गुड यहाँ से इंपोर्ट होते थे, ठीक है, क्योंकि पोर्ट सिटीज थी और इसकी वजह से इनको हेल्प मिलती थी। ट्रेंड्स इन मॉडर्नाइजेशन इंडिया विजिबल थ्रू द फॉलोइंग। इसमें से हम मॉडर्नाइजेशन को कहाँ देख सकते हैं, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन क्या होती है, मॉडर्नाइजेशन होती है जो हम
वेस्ट से इन्फ्लुएंस होके जो एक्शन देखते हैं उसको हम लोग मॉडर्नाइजेशन कहते हैं, ठीक है। जो भी अमेरिका या फिर वेस्ट में फॉलो होते हैं ट्रेंड्स वगैरह, तो वो क्या होता है मॉडर्नाइजेशन के अंदर आते हैं। तीन तरह के कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। तो अब मॉडर्नाइजेशन में टेक्नोलॉजी एक ही कॉन्सेप्ट आ जाता है, टेक्नोलॉजी के साथ एक साइंटिफिक रिगर वगैरह भी आ जाता है। तो इनमें से कौन सा जो है वो विजिबल दिखा रहा है मॉडर्नाइजेशन को? ऑप्शन देखते हैं। पीपल कैन फॉर्म कास्ट बेस्ड एसोसिएशन, अगर आप कास्ट तक स्टिक है तो ये मॉडर्नाइजेशन नहीं है। पीपल कैन फॉर्म सत्संग, ये भी नहीं है कि भाई, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन में धीरे धीरे रिलीजियस का इन्फ्लुएंस कम हो जाता है। मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट हैव स्पेसिफिक कास्ट, तो ये तो मॉडर्नाइजेशन है ही नहीं अगर हम अभी तक कास्ट में स्टिक है। पीपल कैन सिट टुगेदर इन पब्लिक स्पेसेस, ये मॉडर्नाइजेशन का इंडिकेटर है, क्योंकि अब रिलीजन और कास्ट की बाउंड्री जो है वो कम होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नमेंट अंशर्ड बाय डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये क्यों किया गया था? टू इंश्योर डेमोक्रेसी, ग्रासरूट लेवल, ग्रासरूट लेवल में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लाया गया। ये 3 लेवल पे थे। एक जो था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, जिसको हम लोग जिला परिषद कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट था ब्लॉक लेवल पे, और एक था आपका विलेज लेवल पे, जिसको हम लोग ग्राम पंचायत कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 लेवल पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन काम करते हैं। द रिक्रूटमेंट ऑफ लेबर्स ऑफ टी गार्डन ऑफ असम हैपेंड अंडर, ये था, ये नेटिव एक्ट के अंदर होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव एक्ट नंबर 111 1863। इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा एज अ फैक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरेस्ट ग्रुप, इसमें से इंटरेस्ट ग्रुप कौन सा है? इंटरेस्ट ग्रुप जो होता है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड होता है, पर्टिकुलर एरिया से, स्पेसिफिक एरिया से होता है, ठीक है। तो ये तो गवर्नमेंट बॉडी है, ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये जो है ये क्या है, एक रिलीजियस विंग है। तो फिकी जो है ये कॉमर्स इंडस्ट्री का एक स्पेसिफिक, क्योंकि कॉमर्स इंडस्ट्री में कोई भी बात हो, किसी इंडस्ट्री को कुछ प्रॉब्लम है, तो फिकी के थ्रू आके गवर्नमेंट को बोल सकती है। तो ये क्या है, एक इंटरेस्ट ग्रुप है। विच आर्टिकल, इसमें कौन सा प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट माइनॉरिटीज का, जो कि एजुकेशन के डोमेन में है और इनको कभी भी एडमिशन मिल सकता है किसी भी एकेडमिक सेशन में। तो ये आर्टिकल 29 के पार्ट 2 में है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी को एडमिशन देने से डिनाई नहीं कर सकती। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज नॉट डिस्क्राइब अर्बन इम्पैक्ट ऑन विलेज इन इंडिया, ठीक है। इसमें से अर्बन इम्पैक्ट हम कहाँ नहीं देखते हैं, ठीक है। देखिए अर्बनाइजेशन जैसे क्या हुआ, लोग गांव छोड़ के विलेज में जाने लगे जॉब की सर्च में। जो जॉइंट फैमिलीज थी वो अब डिसइंटीग्रेट होने लगी, ठीक है। डिसइंटीग्रेट क्यों होने लगी? क्योंकि फैमिली के कुछ मेंबर्स ही बाहर जॉब करते थे, बाकी लोग तो गांव में रह जाते थे। वुमेन के ऊपर क्या था, एक्स्ट्रा बर्डन आने लगा, ठीक है। उसके ऊपर डबल बर्डन, फैमिली का भी ध्यान रखो, उसके गांव में भी जो छोटे मोटे जो भी थोड़े बहुत खेत होंगे वहां पे ध्यान रखो, ठीक है। तो काफी चेंजेस आए इसकी वजह से। इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा नहीं डिस्क्राइब करता अर्बन इम्पैक्ट को? इट क्रिएटेड प्रॉब्लम ऑफ ऑर्डरिंग रिलेशनशिप बिटवीन नेटिव रेसिडेंट एंड इमिग्रेंट्स, इट डज नॉट स्टिमुलेट अ डिमांड, ये आंसर होगा। क्योंकि अर्बनाइजेशन की वजह से गांव में घर की डिमांड तो नहीं भरी, क्योंकि घर छोड़ के लोग बाहर जा रहे थे, तो दिस विल बी द आंसर। इसके अलावा तो बाकी सब जो है वो इम्पैक्ट है अर्बनाइजेशन का। नाउ विच लेड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। इनमें से क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड किया ब्रिटेन में, वहीं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ट्रेडिशनल एक्सपोर्टर्स वेर फेसिंग लॉट ऑफ कंपटीशन फ्रॉम ब्रिटेन, क्योंकि इंडिया जो हैंडमेड गुड्स बनाते थे, लोकल इंडस्ट्रीज थी, बाहर से मास अमाउंट में गुड्स आते थे जो कि सस्ते पड़ते थे, क्योंकि इंडिया बेसिकली एक रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर बन गया था। इंडिया से ही रॉ मटेरियल जाता था, ब्रिटेन जाता था, ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर होकर वापस इंडिया में आके बिकता था, ठीक है। तो यहाँ के जो लोकल आर्टिशन है उनके पास स्किल था, लेकिन वो पीछे थे टेक्नोलॉजिकली, और वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग जो मास अमाउंट होकर यहाँ पे इंडिया में आती थी। तो आप डिफरेंस देख सकते हो कि उनको कितना कंपटीशन मिल जाता, ठीक है। इसकी वजह से इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्री अब बंद होने लगे। जो बेनेडिक्ट एंडरसन है ये मानते थे कि मास मीडिया जो है ना वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती है और इससे नेशनलिज्म की भावना बढ़ सकती है। ये जो है ये सेकंड बुक के मास मीडिया वाले चैप्टर में है, जो कि बोर्ड के सिलेबस में नहीं था, ठीक है। लेकिन इसका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप जाके हमारे ऐप के थ्रू आप देख सकते हैं वो वीडियो, ठीक है। उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने मास मीडिया। तो इनका मानना था कि मास
मीडिया के थ्रू नेशनलिज्म को फैलाया जा सकता है। जैसे इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, इंडिपेंडेंस के टाइम सारे मोस्टली जो लीडर्स थे वो न्यूज़पेपर के थ्रू अपने आइडियाज को क्या करते थे, सर्कुलेट करते थे, लोगों तक अपनी बात पहुंचाते थे, जिससे क्या हुआ, लोग में एक नेशनल आइडेंटिटी की फीलिंग आई। ठीक है, लोग एकजुट हुए और लोगों को लगा कि हमें अब एक देश की तरह देखना चाहिए। पहले क्या छोटे छोटे प्रिंसेस स्टेट्स में डिवाइडेड थे, लेकिन अब लोगों के अंदर एक कॉमन आइडेंटिटी वाली फीलिंग ग्रो होने लगी। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हाउ मेनी रेडियो स्टेशन, कितने थे उस टाइम? 6 रेडियो स्टेशन थे। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसके लिए आपको प्रॉपर्ली अपनी एनसीईआरटी की स्टडी करनी चाहिए। एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करेंगे, आपको हर एक चीज मिल जाएगी। व्हाट डू यू मीन बाय फोर्डिज्म? ठीक है, आई गेस ये जो है ऑप्शन यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया। फोर्डिज्म का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो ये कहता है, ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में है ये। ठीक है, ये भी आपके बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं था, ये आप खुद एनसीईआरटी एक बार पढ़िए, उसमें सब कुछ क्लियर है। तो फोर्डिज्म जो कॉन्सेप्ट था, आपने फोर्ड एक कार कंपनी सुनी होगी। ठीक है, तो इसके जो फाउंडर थे उनका ये कॉन्सेप्ट था कि जो प्रोडक्शन है एक सेंट्रल जगह होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ कि एक छोटी सी कंपनी है, मानिए नाइकी है, नाइकी की कितनी बड़ी ऑफिस होगी अमेरिका में या कहीं भी हो, छोटी सी ऑफिस होगी। ठीक है, ठीक है, तो हांगकांग वगैरह जो भी है, सोनी की मान लीजिए हांगकांग में एक कंपनी है, छोटी सी होगी, एक स्टूडियो होगा छोटा सा, लेकिन अलग अलग वो छोटे छोटे जगह पे उसके और ऑफिस होंगी। एग्जांपल हम नाइकी का ही लेते हैं। ठीक है, तो नाइकी ने क्या किया कि उसने अलग अलग कंट्रीज में जहाँ पे चीप लेबर अवेलेबल थे, मान लिए कि पहले नेपाल में किया, लेकिन नेपाल में लोग आगे कि नहीं आपको इतना सैलरी देना पड़ेगा, तो नेपाल से मूव होकर बांग्लादेश में आ गया, बांग्लादेश में भी कुछ दिन काम किया, लेकिन वहां पे रूल आ गया कि नहीं आपको यहाँ पे इतना पे करना पड़ेगा, नाइकी को कम प्रॉफिट होगा तो वो हट जाएगा, फिर वो इंडिया में जाएगा, इंडिया भी कुछ लॉ ला देगा तो इंडिया से भी अपनी कंपनी हटा लेगा। यानी ये फोर्डिज्म जो है, फोर्डिज्म कहता है कि एक सेंट्रल जगह मैन्युफैक्चरिंग बस एक जगह होनी चाहिए। लेकिन हम ग्लोबलाइजेशन की बात देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक जगह नहीं कई जगह होती है। देखिए असेंबल इन, मैन्युफैक्चर इन, बहुत सारे आप देखते हैं, हो सकता है कोई पार्ट कहीं कहीं बन के आता हो, लेकिन असेंबल एक जगह होता हो। तो हम लोग ग्लोबलाइजेशन एरा में देखते हैं कि कोई भी एक जगह सेंट्रल जगह नहीं होती, वो वर्ल्ड वाइड डिवाइडेड होती है। ठीक है, तो इस थ्योरी का काफी क्रिटिसिज्म भी है। और ग्लोबलाइजेशन के बाद हम देखते हैं कि अब हम अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीजों को प्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इन विच सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्वेल्ड द थॉट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, इनमें से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में किसने, तो इन्होंने कराची सेशन जो है ना, इसने कराची सेक्शन में इंडिया ने सॉर्ट ऑफ एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लाया था, जिसमें सबको इक्वल राइट्स, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की थी कि सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे, महिलाओं को इक्वल राइट्स मिलेंगे। ठीक है, कोई भी तरह का आपका साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा बेस्ड ऑन कास्ट, क्लास, क्रीड, रिलीजन। ठीक है, तो ये कब हुआ? कराची सेशन में। कॉलोनीज में इंट्रोड्यूस द फर्स्ट एक्ट दैट चैलेंज द लाइव्स ऑफ डैश एंड डैश। तो इन्होंने किसको किया? ट्राइबल्स एंड पेस्ट्रोलिट्स। क्यों? ट्राइबल्स डायरेक्टली बेस्ड थे फॉरेस्ट पे, फॉरेस्ट गुड्स, इनकी इकोनॉमी, इनकी लाइवलीहुड, इनका कल्चर, तो इनकी वजह से इम्पैक्ट पड़ा है इनका रूल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉम्पिटिशन विथ मैनचेस्टर? इनमें से डायरेक्ट कॉम्पिटिशन का रीजन मैनचेस्टर के साथ कौन सा नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट, पहला है कि डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन, ये डायरेक्टली कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, ग्रोथ ऑफ कोस्टल सिटीज, ये भी है क्योंकि वहां से भाई आएगा तो यहाँ पे इंपोर्ट करना है ना, और फिर एक्सपोर्ट करने के लिए ये सिटीज इंपॉर्टेंट थी। इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, ये डायरेक्टली नहीं हुआ इंडिया में, ये चीज जो है वो डायरेक्टली नहीं हुई। डिक्लाइन इन सिटीज ऑफ सूरत एंड मसूलीपट्टनम, ये क्यों हुआ? क्योंकि इसका जो आंसर है ये होगा सी। ये क्यों हुआ? देखिए मैनचेस्टर जब बना, वो फर्स्ट इंडस्ट्रियल हब था वर्ल्ड का, तो इंडिया से रॉ मटेरियल जाता था, वहां प्रोड्यूस होता था, इंडिया से जाता था, वहां पे मैन्युफैक्चर होता था, इंडिया में वापस आ जाता था। तो नए सिटीज है, पोर्ट सिटीज, जहां से हम लोग इंडिया में बाकी जगह हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। जो पहले के सिटीज थे वो डिक्लाइन होने लगे क्योंकि वो पहले इंडस्ट्री बेस्ड थे, पहले वहां पे कह सकते हैं कि पहले पैट्रोनेज मिलती थी उन सिटीज को, वहां पे छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट थे, लेकिन अब वो ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आ गए। तो ये सारे डायरेक्ट जो थे वो कॉन्सिक्वेंसेस थे मैनचेस्टर के कंपटीशन के। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट नेशनल प्लानिंग कमेटी? नेशनल प्लानिंग कमेटी के बारे में क्या गलत है? तो इसका आंसर सीधा है कि इसको केटी शाह ने चेयर नहीं किया था, इसको जवाहरलाल नेहरू ने चेयर किया था। इसको चेयर किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, केटी शाह ने नहीं किया था। नेक्स्ट, असर्शन, सिटी सच एज मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई वेर फेवर्ड बाय ब्रिटिश
Reason, primary commodities could be easily exported and manufactured goods could be easily imported from coastal cities. तो इसका आंसर क्या है? दोनों A और R भी ट्रू है, और जो R है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. Now, an economic system in which the means of production are dash accumulated known as capitalism and organized to accumulate dash within the market system. तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है प्राइवेटली ओन्ड, ठीक है, और इसको accumulate कर दिया जाएगा प्रॉफिट, तो ए आंसर होगा. ठीक है. कैपिटलिज्म क्या होता है? एक यहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में वो सारी चीजें जो प्रोडक्शन के लिए नीड होती है, जैसे लेबर हुआ, रॉ मटेरियल हुआ, मशीनरी, वो कौन कंट्रोल करेगा? प्राइवेटली, प्राइवेट इंडिविजुअल कंट्रोल करेंगे, और उनका क्या मोटिव होगा? एक्यूमुलेट करना है क्या? प्रॉफिट. तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं? कैपिटलिज्म. नाउ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? नाउ ज्योतिबा फुले रिकॉल्ड ग्लोरी ऑफ प्री आर्यन एज व्हाइल बाल गंगाधर तिलक सपोर्टेड द ग्लोरी ऑफ आर्यन एज. ज्योतिबा फुले प्री आर्यन एज यानी वैदिक एज के पहले का टाइम को कहते हैं कि उस टाइम कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, सभी लोग इक्वल थे. वहीं बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि हमें वैदिक एज, आर्यन एज को समझना चाहिए और उनके नीतियों को अप्लाई करना चाहिए. वहां इनके अकॉर्डिंग कोई भी जाति ऐसा स्ट्रिक्ट सिस्टम थी वो वर्ड फॉलो करते हैं, जबकि समय के साथ ये चीजें क्रूड होते गई. हमने उस टाइम की जो वैदिक परंपरा थी उसको खो दिया. तो ज्योतिबा फुले किसको सपोर्ट करते थे? प्री आर्यन एज को, और वहीं बाल गंगाधर तिलक आर्यन एज को. Debates within communities were common during period. For instance, Sati was opposed Brahmo Samaj, orthodox member of Hindu community in Bengal formed. Okay, see ये जो क्वेश्चन है ये सोशल मूवमेंट्स ही हैं. तो सती के खिलाफ सती के खिलाफ राजा राम मोहन रॉय ने मूवमेंट निकाली थी. लेकिन हर एक सोशल मूवमेंट को जो काउंटर करने के लिए मूवमेंट आता है, अपोजिशन में आता है, उसे हम लोग काउंटर मूवमेंट कहते हैं. तो धर्म सभा जो थी एक ऐसी काउंटर मूवमेंट थी ब्राह्मो समाज के लिए. ब्राह्मो समाज ने क्या सती के खिलाफ मूवमेंट निकाली थी. वही धर्म सभा बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स हिंदू आए, उन्होंने कहा कि नहीं, सती हमारा सिस्टम है, इसको खत्म कर देंगे, तो ये हमारे रिलीजन के साथ छेड़छाड़ होगी. ब्रिटिशर्स से अपील की कि नहीं, अब हमारे रिलीजन के साथ छेड़छाड़ मत होनी चाहिए. तो ये इसका आंसर जो होगा वो धर्म सभा होगा. ठीक है. नेक्स्ट, हु वाज नोन एज फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस? इसका आंसर होगा राजा राम मोहन रॉय. राजा राम मोहन रॉय को हम लोग फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस कहते हैं. इनको हम लोग फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस क्यों कहते हैं? बिकॉज ही वाज द फर्स्ट मैन टू एडवोकेट रैशनैलिटी, एडवोकेट साइंटिफिक टेम्परामेंट. रिलीजन को साथ रखते हैं, यानी एक हाथ में आप रिलीजन लेके चलिए और एक हाथ में आप साइंटिफिक टेम्परामेंट लेके चलिए, तो आप इंडियन रेनेसांस को, आप इंडिया को वापस से अपलिफ्ट कर सकते हैं, इंडिया का ट्रेडिशन ऊपर आ सकता है. नेक्स्ट, द पाथ ऑफ डेवलपमेंट कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन वाज टेकन अप बाय, किसके अलावा? वेस्ट यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका के. जो वेस्ट यूरोप और नॉर्थ अमेरिका ने जो किया था उसका अगर कॉपी करें तो वो डेवलपमेंट का पाथ होता है, ऐसा माना जाता है. सॉरी 60 जो है डैश एंड डैश सिस्टम ऑफ मैरिज आर डिबेटेड अमॉन्ग, डैश एंड डैश सिस्टम ऑफ मैरिज आर डिबेटेड अमॉन्ग मुस्लिम सोशल. तो इसका क्या आंसर होगा? यह पॉलीगैमी एंड पर्दा. पॉलीगैमी और पर्दा जो है काफी डिबेटेड इशू है विद इन मुस्लिम सोसाइटी. पॉलीगैमी यानी मैरिज विथ मोर देन वन वुमेन, हैविंग मोर देन वन वाइफ. ठीक है, तो उसको हम लोग पॉलीगैमी कहते हैं, एक मर्द की एक से ज्यादा बीवियां हों. और पर्दा सिस्टम जो है वो आप समझते हैं कि बॉडी को कवर करके रखना, ठीक है, वो वाला सिस्टम. तो पर्दा सिस्टम और पॉलीगैमी, ये जो सिस्टम है, ये दोनों काफी डिबेटेड रहती है हमेशा मुस्लिम सोसाइटी के अंदर. असर्शन है संस्कृताइजेशन वाज सीन ओनली इन हिंदुइज्म एंड नॉट आउटसाइड, ये गलत है. जो संस्कृताइजेशन था वो सिर्फ हिंदुइज्म में नहीं, हिंदुइज्म के अलावा और भी रिलीजन में देखा जाता है. ठीक है, जो कास्ट सिस्टम वगैरह है वो सिर्फ हिंदुइज्म में नहीं और भी रिलीजन में देखा जाता है. जिन रिलीजन में कास्ट सिस्टम नहीं था उनमें भी कास्ट सिस्टम देखा जाता है. जैसे इस्लाम, इस्लाम में कास्ट सिस्टम नहीं है, बट इंडियन मुस्लिम में कास्ट सिस्टम है, क्योंकि वो हिंदू सिविलाइजेशन से साथ रह रहे कि वो इन्फ्लुएंस हुए. उनमें भी कास्ट सिस्टम है, उनकी भी एक हायरार्की है कि सैयद ऊपर होते हैं, फिर शेख होते हैं, फिर पठान होते हैं, एंड उनकी भी एक अलग हायरार्की है. क्रिश्चियनिटी, काफी आयरनी है कि वेस्ट में कोई कास्ट सिस्टम नहीं, लेकिन इंडियन क्रिश्चियन के बीच जो है वो कास्ट सिस्टम है. जो ब्राह्मण कन्वर्ट हुए क्रिश्चियनिटी में, खुद को ऊपर समझते हैं, जो लोअर कास्ट से कन्वर्ट हुए उनको नीचे समझा जाता है. तो ये सारे सिस्टम जो है वो है. तो ये फर्स्ट तो गलत है. नाउ सब्सिडाइजेशन के प्रोसेस जहां पे लो कास्ट ट्राइब अदर ग्रुप जो होते हैं वो कस्टम लेते हैं, रिचुअल्स लेते हैं, बिलीव लेते हैं, आइडियोलॉजी हाई कास्ट का. तो ये तो सही है, यानी ए जो है वो फॉल्स है और आर जो है वो ट्रू है. Srinivas suggested that
while lower caste sought to be dash, upper caste sought to be dash. तो लोअर कास्ट जो था वो संस्कृताइज होना चाहता था और अपर कास्ट वेस्टर्नाइज्ड, यानी ऐसा लेवल था। मानिए यहाँ पे अपर कास्ट है और यहाँ पे लोअर कास्ट है, ठीक है, ये संस्कृताइजेशन का लेवल है और ये वेस्टर्नाइजेशन का लेवल है, ये ब्रिटिशर्स मान लीजिए। तो अपर कास्ट हमें चाहता था कि ब्रिटिशाइज जैसा मॉडर्नाइज होता है, और लोअर कास्ट पहले चाहता था वो संस्कृताइज हो, उसके बाद वेस्टर्नाइज हो, क्योंकि उसको सोसाइटी में एक अलग स्टेटस चाहिए होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कि अगर एक साल में 10 से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हो रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या देता है, एक फॉर्मल सेक्टर होता है जहाँ पे एक डिफाइंड सैलरी, आपको सिक्योरिटी मिलती है, आपको पीएफ मिलता है, आपको पेंशन मिलता है, अदर फैसिलिटीज, अदर अलाउंस है, जैसे एचआरए मिलता है, यानी हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, आपको मेडिकल लीव मिलती है, आपको कैजुअल लीव मिलती है, ठीक है। नाउ इसमें से कौन सा नहीं है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर, तो ये तीनों जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि ठीक है, एम्प्लॉइज कैन नॉट बी रिमूव ऑफिस विदाउट प्रायर नोटिस, नहीं हटा सकते, मोड ऑफ पेमेंट जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, और ये प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन से फॉलो किए जाते हैं। Now next, which of the following statement is true regarding industrialization? Industrialization के regarding कौन सा statement true है? Industrialization has no relation with phenomena of urbanization. ये true नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर, ट्रू है, क्योंकि ये स्पेशलाइजेशन होने लगे थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड ओनली पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, ये गलत है, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हुए थे, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होती है। फैमिली डिसइंटीग्रेट हुई थी, इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस देख सकते हैं हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन का। फिर हैंडमेड प्रोडक्ट्स, हैंडमेड इंडस्ट्रीज, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज बंद हो गई, बहुत लोगों का लाइवलीहुड जो था वो खत्म हो गया, लोग अपना लाइवलीहुड चेंज करके वापस एग्रीकल्चर की तरफ जाने लगे। Which of the following are the consequences of outsourcing? Okay, इनमें से कौन सा consequences है आउटसोर्सिंग का? इसका सारा है, लो वेज मिलती है आउटसोर्सिंग में, पुअर वर्किंग कंडीशन होता है, और परमानेंट एम्प्लॉयज आर रिड्यूस्ड, ठीक है। आउटसोर्सिंग क्या होता है कि जब छोटे छोटे काम के लिए आप बाहर से लोगों को, मान लीजिए कोई छोटा छोटा पार्ट चाहिए किसी फैक्ट्री, तो बाहर से आउटसोर्स कर लेता है, ठीक है। तो ये काफी कंपटीशन था, क्योंकि छोटी छोटी बहुत सारी कंपनियां होती है, वो compete करने के लिए अपनी प्राइस कम रखती है, अपने वर्कर्स को सैलरी कम देती है, तो ये आउटसोर्सिंग के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं। बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक जो 1982 में थी, इसको डॉक्टर दत्ता सामंत ने किया था, ये 2 साल तक चली थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि फैक्ट्री ओनर्स ने बात नहीं मानी, तो वापस से वर्कर अपने काम पे जाने लगे थे। नेक्स्ट फिर से असर्शन रीजन का कि employment by government was major avenue of increasing well being of population, but now even that is coming down. True है, क्योंकि सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं, ठीक है। Those who do not have regular salaried jobs becoming more precarious, मतलब cautious, and contract labor become more prevalent. ये दोनों सही है, यानी A and R true है, and R is the correct explanation of A. Workers who substitute for regular permanent workers who are on leave are known as बदली वर्कर्स। ये जो है ना बदली वर्कर्स, इनके आंसर होते हैं, ये परमानेंट वर्कर्स नहीं होते हैं। बहुत साल तक बहुत लोग सेम फैक्ट्री में एज अ बदली वर्कर काम करते हैं, लेकिन उनको परमानेंट पोस्ट नहीं मिलती है, और वैसे सिक्योरिटी एंजॉय नहीं करते हैं जैसे कि एक परमानेंट एम्प्लॉय करता है। नेक्स्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन वाज अ गवर्नमेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड टू डैश एग्रीकल्चर, इट वाज लार्जली फंडेड बाय डैश एजेंसी। ये क्या है, मॉडर्नाइज करने के लिए लाया गया था, और मोस्टली इसको कौन फंड कर रहा था, इंटरनेशनल एजेंसीज इसको फंड कर रही थी। नेक्स्ट, असर्शन रीजन है, वुमेन वर्कर्स इन मोस्ट रीजन्स आर इन आवर कंट्री यूजुअली एक्सक्लूड फ्रॉम ओनरशिप ऑफ लैंड बिकॉज प्रिवेलिंग पैट्रिलिनियल किनशिप सिस्टम एंड मोड ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। इंडिया में पैट्रिलिनियल किनशिप सिस्टम ही सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है, 99% यही होता है। नाउ द exploitative nature and decreasing level of women participation, ठीक है, leads to decrease in social population and moral exploitation. ये जो है दोनों सही है, A and R सही है, लेकिन R जो है ना वो इसका एक्सप्लेनेशन जो है ना रीजन, वो इसके लिए सही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है बोथ A and R ट्रू, बट R जो है ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है A का। नेक्स्ट, which statement is correct regarding the positive consequences of first phase of green? फर्स्ट फेज में क्या हुआ था कि एम्प्लॉयमेंट और वेजेस जो एग्रीकल्चर वर्कर की बहुत सारे एरियाज में इंक्रीज हो गई, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा थी उस टाइम और सप्लाई उस टाइम लेबरर्स की कम थी, ठीक है। तो उस टाइम फर्स्ट
फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन में ये चीज देखी जाती है कि डिमांड कम थी, डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई कम थी, इस वजह से इंक्रीज वेज हुए। लेकिन वही सेकंड फेज में क्या होता है, ये कम हो जाता है। सेकंड फेज में ये होता है कि डिमांड जो है वो काफी कम हो गई थी और सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई थी। हालांकि ये जो देख रहे हैं बाकी सारे मेनी फार्मर शिफ्टेड फ्रॉम मल्टी क्रॉप टू मोनोक्रॉप, ये सेकंड फेज का है ना कि फर्स्ट फेज का। नाउ माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एंड अर्बन एरियाज, ये जो है वो भी इंक्रीज हुई, लेकिन ये एक तरह का पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस नहीं था। इट ब्रॉट रीजनल इनइक्वालिटी इन इंडिया, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन ये सब क्या है, नेगेटिव कंसिक्वेंसेस है, ठीक है। पॉजिटिव बस यही है कि उनकी सैलरी और वेजेस बढ़ गई फर्स्ट इन्फ्लुएंस में। Which योजना was initiated by government regarding the transformation of rural development? इसका आंसर होगा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसके अंदर बहुत सारे इनिशिएटिव थे जो विलेज लेवल पे विलेज को डेवलप करने के लिए की जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वो जब बैड क्रॉप्स हो जाते थे तब उसके लिए है। नाउ नेक्स्ट, many working poors were tied to landowners in hereditary labor relations such as system in गुजरात वाले में जो सिस्टम था बंधुआ मजदूर का, उसको हम लोग हलपति सिस्टम कहते हैं। ऐसा ही एक सेम सिस्टम जो है वो जीता सिस्टम है। जीता सिस्टम ये कहाँ फॉलो होता है, ये होता है कर्नाटका में, ठीक है। तो ये क्या है, ये बॉन्डेड लेबर्स का एक सिस्टम है। बॉन्डेड लेबर्स बंधुआ मजदूर, यानी आपका ये क्या होता है, जनरेशन बाय जनरेशन आप उसी जमींदार के अंदर काम करते हो। मान लीजिए आपके दादा काम करते थे उनके अंदर, तो उनके पिता जो वो भी काम करेंगे, उनके बच्चे जो भी काम करते हैं। एक सिस्टम है, फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स टू द चाइल्ड विल फॉल अंडर द सेम, ठीक है। इसको हम लोग बॉन्डेड या बंधुआ मजदूर कहते हैं। द लॉ दैट इम्पोज एन अपर लिमिट ऑन अमाउंट ऑफ लैंड दैट कैन बी ओन्ड बाय अ पर्टिकुलर फैमिली इज नोन एज लैंड सीलिंग एक्ट। लैंड सीलिंग एक्ट लाया था कि कुछ फैमिली थी जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन था, कुछ थे जिनके पास कुछ था ही नहीं। तो लैंड सीलिंग एक्ट लाया कि एक पर्टिकुलर इंसान के पास कुछ डिफाइंड जमीन ही होगी। वो डिपेंड करता था उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है। अगर प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो लैंड सीलिंग कम होती थी, लिमिट कम होती थी, ठीक है। फिर प्रोडक्टिविटी यानी वो अच्छा काम होगा वहाँ पे, एग्रीकल्चर वगैरह तो हो गई। जिसकी प्रोडक्टिविटी नहीं थी, जो बंजर वगैरह थी, तो लोगों को बांटने के लिए लाया गया था कि लोग घर वर तो बना के रह लेंगे। तो लैंड सीलिंग एक्ट में काफी लूप होल्स थे। लूप होल्स कैसे कि ऐसा हुआ कि जो लैंड ओनर्स थे अपने सर्वेंट्स तक के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, उसको हम लोग बेनामी ट्रांसफर कहते हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी वाइफ को डाइवोर्स कर दे दिया और उनको उनके नाम पे जमीन लिख दी, लेकिन अभी तक वो साथ रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लैंड सीलिंग से बचना था। तो ये कुछ लूप होल्स थे। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन ये जो है ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है, ठीक है। रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट इसको लाया गया था ताकि हम लोग गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट ऑफिसेज से इन्फॉर्मेशन रिटेन कर सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनवैलिड रिगार्डिंग सोशल मूवमेंट? इनसे सोशल मूवमेंट के लिए इनवैलिड स्टेटमेंट कौन सा है? सोशल मूवमेंट ऑफ्टन अराइज विद एम ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट चेंज इन पब्लिक इशू, ठीक है, ये सही है। सोशल मूवमेंट एक्टिविटीज होल्ड मीटिंग मोबिलाइज, ये भी सही है। सोशल मूवमेंट ऑल्सो चार्ट आउट कैंपेन्स दैट इंक्लूड लॉबिंग विद गवर्नमेंट, ये भी सही है। पोएट्री इज नॉट अ मोड ऑफ प्रोडक्शन, ये गलत है। पोएट्री कैन ऑल्सो बी अ मोड ऑफ प्रोटेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ईपी थॉमसन? ईपी थॉमसन के लिए कौन सा सही है? ईपी थॉमसन के लिए दोनों सही है। इन्होंने क्राउड और मॉब को एक एनार्की होलीगन्स नहीं कहा था, और इन्होंने कहा था कि पुअर पीपल जो है अर्बन एरियाज के, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं अपने रीजंस के लिए। नेक्स्ट, social movement often arise with aim of bringing about changes on public issue. Protest is the most visible. दोनों सही है, A and R भी सही है और R एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट डज नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू कलेक्टिव एक्शन, सही बात है। अ ग्रुप मस्ट कॉन्शियसली थिंक आइडेंटिटी, ये भी सही बात है, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, और इसका आंसर आर भी सही एक्सप्लेनेशन है। डैश रिजेक्टेड ऑल्सन एजम्पशन एंड सोशल मूवमेंट, इसको बोथ मैकार्थी एंड जलाल दोनों ने किया था। एक्चुअली जो ओल्सन का एजम्पशन था, ऐसा मानना था, तीन तरह की थ्योरी है। पहला तो जो रिलेटिव डेप्रिवेशन का है कि लोग को जब तक ऐसा फील ना हो कि हम बहुत कमजोर हैं, हमें अलग किया जाता है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, हम तब तक लोग साथ नहीं आएंगे। दूसरा थ्योरी था ओल्सन का, वो था कि ओल्सन का मानना था लोग तभी साथ आएंगे जब उनका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट फुलफिल होगा। जब तक उनका सेल्फ इंटरेस्ट फुलफिल नहीं होगा
तब तक लोग साथ नहीं आएंगे। जब वो देखेंगे कि रिस्क कम है और प्रॉफिट ज्यादा है, तभी सोशल मूवमेंट में आएंगे। तो इनको क्रिटिसाइज किया था किसने? मैकार्थी और जाल्ट ने। उन्हें कहा था ऐसा नहीं, सोशल मूवमेंट जो है वो डिपेंड करता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन के ऊपर, ठीक है, कि आप रिसोर्स को कितना अच्छे से मोबिलाइज कर पाते हैं, लोगों को कितने अच्छे से हैंडल कर पाते हैं चीजें, आप लोगों को एकजुट कैसे रख पाते हो, ठीक है। तो ये इनका क्रिटिसिज्म था। नेक्स्ट, व्हाट डज अ वन पंचायत टू डू? वन पंचायत किस लिए आया था? ये आया था पॉलिसिंग द फॉरेस्ट, रीडेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट, नन ऑफ दिस। ये बोथ ANC के लिए आया था। इन्होंने पॉलिसी बनाई थी फॉरेस्ट के लिए और रीडेवलपमेंट करना था फॉरेस्ट का। एक तरीके का एफॉरेस्टेशन भी इनका मकसद था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांस नेशनल कॉर्पोरेशन, यानी सीधा ट्रांसलेशन यानी MNCs, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? द कंपनी प्रोड्यूस गुड्स और मार्केट सर्विसेज इन मोर देन वन कंट्री। बिल्कुल, तभी वो मल्टीनेशनल होगी जब एक से ज्यादा देश में कुछ करेंगे। These with companies may be relatively small firms, one or two factories outside the country। ये भी सही बात है, हो सकता है छोटे फर्म, लेकिन बाकी देशों में उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती हो। These companies are known all around the world। बिल्कुल, अब MNCs है तो फेमस एशियन पेंट्स MNC है, टाटा MNC है, ठीक है, तो आप जानते ही हो इनके बारे में। और तो मैंने इंडियन MNCs का नाम लिया, फॉरेन की भी ले तो सैमसंग ले ले, सोनी ले ले, LG ले ले, ठीक है, सोनी टीवी, स्टार टीवी, बहुत कुछ है, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर बेस्ट नोन फॉर इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन? कौन कौन है? ग्रीन पीस है, रेड क्रॉस भी है, ठीक है, सैन फ्रंटियर्स भी है, यानी सब है। प्रीपेड कैश कार्ड वेयर बैंड बिकॉज, ये जो है ना, ये मल्टीमीडिया का क्वेश्चन है। प्रीपेड कार्ड, पहले क्या होते थे, प्रीपेड कार्ड लेते थे लोग, कॉल वॉल करते थे, फिर फेंक देते थे, ठीक है। तो क्रिमिनल्स को हम ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो इसकी वजह से इसको बैन कर दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम वेयर प्रिजर्व? मेडिसिन और योगा को प्रिजर्व किया गया था, बोथ A and B। एग्रीकल्चर जो है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इसका इंडियन सिस्टम जो था वो पूरी तरह से तबाह हो गया, ये प्रिजर्व नहीं रख पाए। लेकिन योगा और मेडिसिन को किया हमने, आयुर्वेद और योगा को हम लोग इंटरनेशनल लेवल तक ले गए हैं, और ये काफी फेमस है। इसके योगा के लिए तो इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को भी मनाया जाता है। द फर्स्ट अटेम्प्ट एट प्रिंटिंग बुक्स यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहाँ पे हुआ था? ये पहले हुआ था यूरोप में। यूरोप में जो गुटेनबर्ग थे, इन्होंने बुक प्रिंट की थी, बाइबल। संवाद कुमति बंगाली में 1821 ने किसने पब्लिश किया था? ये राजा राम मोहन रॉय ने पब्लिश किया था। डैश इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एज रिक्वायर्ड एज अ फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड। इसका आंसर होगा मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन को एक लार्जर स्केल कैपिटल चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए और मैनेजमेंट चाहिए। एक टीवी चैनल को क्या चाहिए? लार्ज स्केल कैपिटल चाहिए, एक प्रोडक्शन चाहिए और एक मैनेजमेंट चाहिए, डिमांड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ हायरार्की इन सोसाइटी हेल्प्स शेप। ये हायरार्की जो है ये सिंपली स्ट्रैटिफिकेशन से है। स्ट्रैटिफिकेशन ही हायरार्की लाता है। स्ट्रैटिफिकेशन क्या क्या शेप करता है? इंडिविजुअल का आइडेंटिटी शेप करता है, रिलेशंस करता है अदर अदर के साथ, ये भी शेप करता है, एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी। आप किस हायरार्की पे, अगर आप सोशली बहुत वेल डूइंग है, इकोनॉमिकली वेल डूइंग, आपके पास रिसोर्स होंगे, आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। The ascribed aspect of social inequality is reinforced by इंडोगैमी, ठीक है। इंडोगैमी यानी सेम कास्ट में शादी करना। मानिए दो लोअर कास्ट है, काफी सोशली इम्पोर्विस्ड कास्ट है, तो उनके भी शादी कंटिन्यू होती रहेगी, तो हमेशा वो पीछे ही रहेंगे। जबकि अगर हो सकता है आप किसी अपने बड़े से कास्ट में शादी कर लो, उसकी रिसोर्स एक्सेस की वजह से आप रिसोर्स पा पाओ, आप अपना अपलिफ्टमेंट कर पाओ, तो डिफरेंट सीन है। यानी जो एस्क्राइब एस्पेक्ट है जो कि सोशल इनइक्वालिटी को बार बार प्रोड्यूस करता है, कि ये इनइक्वालिटी बना रहा है, उसका रीजन है इंडोगैमी। यानी शादी जब तक सेम कास्ट में होगी तब तक ये इनइक्वालिटी हमेशा मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग प्रीजुडाइज? प्रीजुडाइज के लिए, प्रीजुडाइज जो होता है प्री कंसीव नोशन होता है, ठीक है। हाँ, पहले से बचपन से ऐसा सुनते आ रहे हैं, कहीं सुनी बातों पे आप बिलीव करते हो, हमेशा से आपको लगता है ऐसा ही होता रहा होगा। ये बनी बनाई बात होती है, आप कुछ जान भी लो तब भी आपका माइंडसेट चेंज नहीं होता, क्योंकि बचपन से आप एक बात मानी, बचपन से आप सुनते आ रहे हो कि पर्टिकुलर कास्ट, पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ऐसे ही होते हैं, यानी आपके माइंड में बैठ गया हो कि हाँ भाई ये लोग ऐसे ही होते हैं। चाहे आप कि दोस्त बने, चाहे आप किताबें में पढ़ें कि नहीं ऐसा नहीं होता है, फिर भी आपके माइंड में वो चीज बैठी रहती है, उसको हम लोग प्रीजुडाइज कहते हैं। तो प्री कंसेप्ट ओपिनियंस होते हैं, सही है। इट कैन बी बोथ पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी सही है। इट मींस प्री जजमेंट, ये भी सही है। सच व्यूज आर नॉट बेस्ड ऑन डायरेक्ट एविडेंसेस, ये भी सही है। 1 2 3 4 ऑल दी अबव होगा इसका आंसर।
नेक्स्ट, इन साउथ अफ्रीका जो सोसाइटी है वो हायरार्की किस पे बेस्ड थी, वो रेस पे बेस्ड थी। और ऐसा ही क्वेश्चन क्या है, एपार्थाइड का क्वेश्चन आया था, क्योंकि वो ब्लैक्स और व्हाइट्स को हम लोग क्या है डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे वहां पे। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर थ्री मेन डायमेंशन ऑफ, कौन से, एक्सक्लूजन है, ह्यूमिलेशन, सबऑर्डिनेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन। अनटचेबिलिटी की ये तीन मेजर जो है वो क्या है, डायमेंशन है। ठीक है, कैसे है, क्या रूल्स थे, अगर कोई अपर कास्ट का जा रहा है तो वो अनटचेबल का परछाई भी उसमें नहीं जानी चाहिए, उसे अपनी चप्पल, उसकी अपनी पगड़ी उतार के हाथ में रखनी पड़ेगी। ठीक है, उसे चमकीले कपड़े नहीं पहनने, उसे इस तरह से बिहेव करना है अपर कास्ट के सामने। ये क्या, आप ह्यूमिलिएट कर रहे हो एक तरीके से। ठीक है, तो ये तीन डायमेंशन दिखाते हैं अनटचेबिलिटी के, जो कि उस टाइम उस दौर पे चले आ रहे थे, मे बी आज भी बहुत जगह देखे जाते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनल राइट्स, डिमांड फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड कास्ट कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्टेड इवन ड्यूरिंग टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ये ट्रू है। ठीक है, जो कॉम्युनल राइट्स थे वो भी हो रहे थे। कॉम्युनल राइट्स अभी तक 2002 तक, अगर मेजर कॉम्युनल राइट देखो, गुजरात राइट्स है, 1984 जो है एंटी सिख राइट है, तो वो तो हो ही रहते हैं। रीजनल ऑटोनॉमी जैसे अभी रिसेंटली तेलंगाना बना है। ठीक है, और कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, ये भी होते रहते हैं। तो ये ट्रू है। विच हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंक्रीज चाइल्ड सेक्स रेशियो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, ताकि हम लोग चाइल्ड सेक्स रेशियो को हम लोग इंप्रूव कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, as per the famous isolation versus integration debate, tribal society, the isolationist believe there, isolation वाले मानते हैं कि भाई ट्राइब को completely अलग रखो, उनको अपना कल्चर जो है ना उसको प्रोटेक्ट रहने दो, उनको अलग रखो, तभी वो अपने कल्चर को प्रिजर्व कर पाएंगे। तो इसका आंसर होगा 4। ठीक है, कार्ल मार्क्स और ये जो ट्राइबल व बैकवर्ड हिंदूज थे ना, ये इंटीग्रेशन वालों को मानना है कि भाई वो बैकवर्ड हिंदूज हैं, उनको लाओ मेन स्ट्रीम में मिला दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंटीग्रेशन वाला व्यू है। और आइसोलेशन वाला व्यू क्या है कि इनको अलग रखो, अपना कल्चर खुद प्रिजर्व कर पाए। ये दो व्यू है। कार्ल मार्क्स एग्री करते हैं कि कैपिटलिज्म जो सिस्टम है कमोडिटी प्रोडक्शन का है, थ्रू यूज ऑफ वेज लेबर विच फॉलोइंग रिप्रेजेंट कॉमोडिफिकेशन। कॉमोडिफिकेशन क्या होता है, कॉमोडिफिकेशन होता है कि जो पहले बाजार में दिखता भी नहीं था, जो चीज हम लोग बेच नहीं सकते थे, अब वो बिक रहा है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल लेबर, किडनी, पहले ह्यूमन ऑर्गन्स बिकते नहीं थे, अब ह्यूमन ऑर्गन कॉमोडिटी बन गए हैं। उसके अलावा एजुकेशन, पहले गुरुकुल थे वगैरह थे, अब एजुकेशन बिक रहे हैं। भाई आपने देखा होगा कि स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ठीक है, फिर एटिकेट क्लासेस कि आपको ऐसे काटना है, वैसे काटना है, आपको ये बोलना है, वो बोलना है। जो फैमिली का रोल था अब क्या ले लिया, प्राइवेटली ओन फर्म्स ने ले लिया। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक छोटी छोटी एस्पेक्ट का भी हम लोग सेल देख रहे हैं, यानी जो चीजें पहले किसी ने सोचे भी नहीं था कि बेचा जा सकता है मार्केट में कमोडिटी के रूप में, वो सारी चीजें अब हमें देखने को मिल रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, थिंग्स दैट वर अर्लियर नॉट ट्रेडेड इन मार्केट बिकम कमोडिटीज। उनको भी अब सामान बना दिया जो पहले बाजार में उस तरीके से नहीं देखा जाता था। कैपिटलिज्म कैन बी एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कमोडिफिकेशन, सरप्लस वैल्यू, फ्री मार्केट, weekly market, commodity exchange, money power, labor power. Choose the correct answer from the given below. देखिए पहले तो ए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और कॉमोडिफिकेशन एकदम सही है। अब आप इसमें देख लो ए कहाँ पे है, ये तीन ऑप्शन में आपको ए दिख रहा होगा, ये इसमें नहीं दिख रहा तो होगा नहीं। ठीक है, सरप्लस वैल्यू एंड फ्री मार्केट बी आपको दिख रहा होगा, ए और बी दिख गया। ठीक है, ए और बी दिख गया। ठीक है, यानी ये नहीं, यानी 1 और 3 में से होगा। अब देखिए मनी पावर, लेबर पावर, वीकली मार्केट, कमोडिटी एक्सचेंज, जो सी है वो नहीं है। वीकली मार्केट जो है वो हार्ड सिस्टम जो था वो ट्राइबल मार्केट को कहते हैं, यानी ए, बी और डी विल बी द आंसर। ठीक है, ये रहा 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, colonialism colonial government use unfair means to hire forcibly keep labor in tea industry plantation because वहाँ का वेदर बहुत खराब था इस वजह से। ठीक है, इस वजह से ज्यादा लोग वहां जाना नहीं चाहते थे, तो इसलिए उनको फोर्स लेबर लाना पड़ा। The changing age structure offers demographic dividend. ठीक है, demographic dividend for India. Identify from the following choices the relevant age that allow demographic dividend. Demographic dividend क्या होता है कि आपके पास ऐसी पॉपुलेशन है जब आपकी जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो ज्यादा है और डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम है, तो ये सिचुएशन को कहते हैं हम लोग क्या, डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो 15 to 64 की एज को हम लोग वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं। तो ये जो पॉपुलेशन है वर्किंग पॉपुलेशन है, और इसके अलावा 0 to 14 और 64 to 75 या 75 है, वो अब ये क्या है, ये सॉरी
ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, यानी जब आपकी वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा हो और डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम हो, जिसको हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, एक कंट्री की इकोनॉमिक पावर बूस्ट करने में मदद होगी। ठीक है, तो दिस इज वेरी हेल्पफुल। तो जो एज होता है 15 to 64, ये हेल्प करता है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड में। आई होप इट इज क्लियर। इसके साथ हमारा ये एमसीक्यू वाला है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ऐसे ही वीडियोस लाएंगे जो आपके सीयूटी के लिए हेल्पफुल रहे, क्योंकि अब एग्जाम पास आ चुके हैं। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आप लोग एनसीईआरटी की रीडिंग प्लीज प्लीज कीजिएगा, और रिवीजन का टाइम ना मिले, इट्स ओके, ऑल्दो रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट, बट अभी शॉर्ट स्पेन बजाय आप प्लीज डेली एनसीईआरटी की रीडिंग कीजिए, कंप्लीट चैप्टर की, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो मार्क कीजिए, और एक बार गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं आपके डोमेन में। सो प्लीज प्लीज एनसीईआरटी पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर सीयूटी एग्जाम। बाय बाय।